All right. So we are doing sum number 4 on page number 40. Balance sheet as per trend percentage method. Now what is this trend percentage method? Trend percentage method में क्या होता है, आप देख सकते हो आपके बोर्ड पर, ये मैंने ऑलरेडी आपके लिए तैयार करके रखा है ताकि अपना टाइम थोड़ा सेव हो जाए. As you all can see, there are 3 years. This is your first year, this is your second year, and this one is your third year. ट्रेंड परसेंटेज में क्या होता है, जो पहला साल दिया होता है, जो फर्स्ट ईयर होता है, उसे हम लोग हमारा बेस मान के चलते हैं, दैट वी टेक एज अवर बेस ईयर. और बाकी 2 ईयर के लिए, मतलब 11-12 और 12-13 के लिए हम लोग ट्रेंड परसेंटेज ढूंढेंगे. सो हाउ टू फाइंड दिस ट्रेंड परसेंटेज? ट्रेंड परसेंटेज ढूंढने के लिए याद रखना, जो भी वैल्यू है दैट यू विल टेक ऑफ द करंट ईयर अपॉन you will take the value of the base year and that you will multiply by 100. ये बहुत कुछ इंडेक्स नंबर जैसा लग रहा होगा आप लोगों को. इंडेक्स नंबर याद है आप लोगों को, 12th में पढ़ा था, पहला चैप्टर था इंडेक्स नंबर. सेम वैसा ही है बेटा. सो लेट अस स्टार्ट with the sum. So the sum is, on the basis of the following data, prepare trend percentage tables of a company. So first we will take current assets. बोलो करंट असेट में बेटा सबसे पहले कौन सा करंट असेट है? स्टॉक. 2,30,000, 3,20,000, 2,60,000. अब करना क्या है, सुनो सब लोग यहाँ पे ध्यान देना. Everybody be ready with your calculators as well. क्या करने का, 2011-12 का और 2012-13 का परसेंटेज ढूंढने का. क्या फॉर्मूला मैंने बताया आपको? करंट ईयर की वैल्यू अपॉन बेस ईयर की वैल्यू. करंट ईयर मतलब जिसका आप परसेंटेज ढूंढ रहे हो. जैसे अगर आप 11-12 का परसेंटेज ढूंढ रहे हो तो वैल्यू ऑफ करंट ईयर क्या हो जाएगा? 2011-12 की वैल्यू. और बेस ईयर तो हमेशा 2 लाख यही रहेगा, 2010-11. तो कैसे ढूंढने का इसका? 3,20,000 दिस डिवाइड बाय 2,30,000 multiply by 100. So you will get 139.13. So I will take approximately as 139. फिर 2,60,000 divided by 2,30,000. Yes, so 113.04. So I will take 113. अब बेटा इसका मतलब क्या है, मैं आपको वो भी समझाता हूँ. ये ढूंढने से क्या फायदा हुआ. देखो ये जो 2010-11 का है, 2010-11 है, उसका जो परसेंटेज होगा वो हमेशा 100 होगा. कैसे? क्योंकि करंट ईयर भी यही होगा 2,30,000 और बेस ईयर भी यही होगा 2,30,000. तो उसका जो ट्रेंड परसेंटेज आएगा वो 100% आएगा. अच्छा, अब इसको कंपेयर करेंगे हम 2011-12 और 2012-13 के साथ. अब बेटा 2012-13 में 139 था और 2012-13 में 113 था. तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो स्टॉक है, ये मैं आपको सिखा रहा हूं हाउ टू एनालाइज, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, आई एम शोइंग यू दिस, कि 2011-12 में जो स्टॉक है वो 139% बढ़ा कंपेयर टू 100% इन 2010-11. मतलब देखने जाओ तो स्टॉक 39% बढ़ा, ऐसा कह सकते हैं. 39% कैसे? 2010-11 में 100% था, 2011-12 में 139% हुआ, मींस 39% का इंक्रीज हुआ. 100 तो था ही, 100 रुपए जो स्टॉक था वो तो मेरा था ही था, प्लस 39% इंक्रीज हुआ, इन दोनों का डिफरेंस. उसी तरह 2012-13 में 2010-11 करते 13% स्टॉक बढ़ा. 13% कैसे? 100 तो था ही, अब 113 हुआ तो 13% बढ़ा. अगर आपको यही चीज चेक करनी हो तो बेटा मैं आपको बताता हूँ, 2,30,000 लिखो कैलकुलेटर में, उसमें 39% प्लस करो तो तुम्हारा आंसर समथिंग समवॉट नियर टू 3,20,000 आएगा. 320 नहीं आएगा, 3,19,700 आएगा, क्योंकि अपने राउंड ऑफ कर दिया इसको. सेम वे आप 2,30,000 में 13% प्लस करो कैलकुलेटर में तो यू विल गेट 2,60,000 राउंड. 2,59,900 आएगा. इट इज अप्रॉक्सिमेटली 2,60,000 बिकॉज हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया. भाई समझ में आया सब लोगों को ये कैसे हो रहा है? इसको बोलते हैं ट्रेंड परसेंटेज मेथड. इसमें जो पहला साल है उसको बेस ईयर माना जाता है और उसका हमेशा परसेंटेज 100 ही होता है.
फिर बाकी ईयर्स का हमको फॉर्मूला के हिसाब से ढूंढते रहने का। Yes, any questions? Shall I move ahead? No, sir. Yes, sir. Okay, so the next is daters. The daters in 2010-11 were 4 lakh and 16,000, 3 lakh 40,000, and 3 lakhs. So let us find out 10 percentage. 3 lakh 40 11.7. divided by 81.73 means 82. And 3 lakh divided by 4 lakh 72.11. So I will take 72. 72.16. अब बेटा अब यहाँ पे ध्यान देना, अब यहाँ पे अगर मैं डेटर्स की बात करूँ ना तो ये घटे कैसे, 10-11 में 100 ही होते, फिर 11-12 में 82 हुए और 12-13 में 72 हुए। मीन्स देखने जाओ तो 11-12 में 10-11 करते 18% घटा और 2011-12 करते 2012-13 में 28% घटा, डिक्रीज हुआ, क्योंकि ये 100 से कम है, ये दोनों 100 से ज्यादा थे, ऊपर देखो ये दोनों 100 से ज्यादा थे तो परसेंटेज बढ़े, ये घटे, और तुम्हारे सामने आप चेक कर सकते हो 4,16,000 और ये दोनों कम हुए। अब आप 4,16,000 में कैलकुलेटर में करो, 4,16,000 में आप 18% कम करो तो तुम्हारा आंसर समवॉट 3,40,000 के आसपास आएगा। इट वुड बी 3,41 समथिंग, बट हमने राउंड ऑफ किया इसलिए ऐसा आंसर आया। क्लियर है सबको? ओके, द नेक्स्ट वी गो टू द बिल्स रिसीवेबल। द बिल्स रिसीवेबल आर 64,000, 80,000 and 90,000. So in 2011-12, 80,000 divided by 64,000, 125. Yes, sir. 90,000 divided by 64,000, 141. 140.625. We will take 140. Next is cash. बोले बेटा कैश में क्या वैल्यू है हमारे पास? 44,000. सर Yes. सर ये पॉइंट में जवाब आ रहा है तो वो पॉइंट वाले नहीं लिखना है ना? नहीं, राउंड ऑफ कर देने का, राउंड ऑफ कर देने का बेटा उसको। ओके, काइंडली म्यूट योरसेल्फ, काइंडली म्यूट योरसेल्फ। ओके, so 2,36,000 divided by 44,000, it will give me 536. I said mute yourself, please. Legal Rathod. $536. उसके बाद 20,000 अपॉन 44,000 करोगे तो you will get 45%. 45. तो ये देखो घटा. Yes, it has decreased. It has decreased by 55%. कैश के बाद तुम्हारा आता है इन्वेस्टमेंट. Investment was 1,60,000, then it is 50, and then it is 10,000. So अगर आप 50,000 अपॉन 1,60,000 करोगे तो you will get approximately 31%, और 10,000 अपॉन 1,60,000 करोगे तो you will get somewhat up to 6%. उसके बाद है तुम्हारा अदर करंट असेट्स. अदर करंट असेट्स में 1,40,000, 30,000 and 10,000. So 30 upon 1,40,000 करोगे, कैलकुलेटर में करो तो you will get approximately 21, और 10,000 अपॉन 1,40,000 करोगे तो you will get 7. अब देखना बेटा, जैसे घटता होगा तो वैल्यू घटी हुई है, परसेंटेज 100 के कम आएंगे. अगर करंट ईयर में बेस ईयर करते वैल्यू कम होगी तो ये 100 से कम होगा. आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे एक 40 था, ये 30 था, तो ये 100 से कम आया. अब ये देखो, ये 2,30 था, ये 3,20 है, तो ये 100 से ज्यादा आया. मतलब अगर करंट ईयर की वैल्यू बेस ईयर करते ज्यादा होगी, ये तो ऑब्वियस है कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम होगा तो वैल्यू 100 से कम ही होने वाली है, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई बाय 100 किया है, ऑब्वियस है. उसके बाद तुम्हारा प्रीपेड एक्सपेंस है
34,000, 40,000 and 30,000. Sir, 40 upon 30. हाँ जी. सर इन 2010 और 11 इन्वेस्टमेंट की अमाउंट 1,60,000 की 1,80,000 है. इन्वेस्टमेंट की अमाउंट 1,60,000 है. क्यों? सर 1,80,000 लग रहा है इसके लिए. नहीं 1,60,000 मतलब मैंने लिखा है वो 180 लग रहा है. हाँ. I'll change it, no problem. ठीक है बेटा. यस सर. 30,000 डिवाइड बाय 34,000 करोगे तुम्हारा आंसर आएगा 88 पॉइंट समथिंग. तो आई विल टेक 88. बोलो यहाँ पे सबको क्लियर है बेटा? एनी क्वेश्चंस? ओके, अब हम करेंगे टोटल करंट असेट्स. सो टोटल करंट असेट. सो इफ यू मेक द टोटल, okay, now let us make the total of all this. It is already being given to us. The total of all the current assets is 10,88,000 over here. This is 10,88,000. This is 10,96,000. This is 7,20,000. So you don't have to do anything. सेम जैसे हमने ऊपर किया बेटा वैसे ही करना है. ये तुम्हारा बेस ईयर लेके चलने का. सो 10,96,000 डिवाइड बाय 10,88,000 करोगे तो यू विल गेट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू एज 101. एंड 7,20,000 डिवाइड बाय 10,88,000 करोगे तो यू विल गेट वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 266. बोलो यहाँ तक सबको क्लियर है बेटा? किसी को अभी भी कोई मन में क्वेश्चन हो तो, किसी को अभी भी कोई क्वेश्चन तो प्लीज आस्क. हाँ, ओके. सो आई एम प्रोसीडिंग फर्दर. ये था करंट एसेट के बारे में. अब हम बात करेंगे अबाउट फिक्स्ड एसेट्स. बोलो फिक्स्ड एसेट में सबसे पहली वैल्यू है लैंड. सो लैंड यहाँ पे है 80,000, यहाँ पे भी है 80,000, यहाँ पे है 1,42,000. ठीक है. सो 80 upon 80 will give me 100. 1,42,000 upon 80 will give me approximate value as 178. उसके बाद है तुम्हारा बिल्डिंग. बेटा बिल्डिंग है तुम्हारा 56,000. Then you have 46,000. So घटा है मतलब 100 से वैल्यू कम आएगी. And 72,000. तो 46 upon 56 करोगे तो you will get 82. And 72 upon 56 करोगे तो you will get 129. Okay, after building, the next is machinery. Machinery has 6,44,000, 5,88,000, 10,02,000. So 588 upon 6,44 करोगे तो you will get 91. And 10,02,000 upon 6,44 करोगे तो you will get 156. After machinery, the next is furniture. Furniture amounts to 62,000 in the base year. Okay. Then 52,000 in 11-12 and 82,000 in 12-13. So if you divide 52 with 62, you will get approximate value as 84, and 82 with 62, so you will get 132. Okay, so fixed assets are also over now. अब हम इसका भी टोटल करेंगे.
So total fixed assets, बोलो टोटल कितना है बेटा इसका? 8,42,000. 8,42,000. इसका 7,66,000. इसका 12,98,000. अब इसका परसेंटेज निकालो तो 766 अपॉन 8,42 करोगे तो you will get 91. Yes, very good. और 12,19 अपॉन 8,42 करोगे तो you will get 150. 150. बोलो क्लियर है सबको यहाँ तक? Yes, sir. Any Yes, sir. questions till now? Any questions बेटा? No, sir. Okay. So now अब हम पूरी बैलेंस शीट का टोटल जो है वो निकालेंगे यहाँ पे, मतलब करंट असेट्स प्लस फिक्स असेट्स. So that is the total of asset side of balance sheet. Okay. So total assets मतलब क्या करने का? करंट असेट्स प्लस फिक्स असेट्स इन दोनों का टोटल करके क्या वैल्यू आएगी इसकी? 19,30,000. 1096 plus 766 you will get 62,000. 18,62,000 and this you will get as 20,18,000. 80,000. अब इसका भी सेम वे आपको इंडेक्स नंबर निकालने का. तो 18,62 डिवाइड बाय 19,30 करोगे तो you will get value as 96,000. approximately 96% बेटा. हाँ, और sorry, 20,18 अपॉन 19,30 करोगे तो you will get 105%. So ये हमने खत्म किया कौन सी साइड? असेट साइड. अब सेम वे हम लेंगे लायबिलिटी साइड. सो लायबिलिटीज में सबसे पहले है तुम्हारा शेयर कैपिटल लायबिलिटीज. Okay, the share capital is as under 8 lakh. Oh, sorry. Okay, so 8 lakh, 8 लाख और 10 लाख. तो 8 लाख अपॉन 8 लाख कितना आएगा? 100. 10 लाख अपॉन 8 लाख कितना आएगा? 125. Okay, after share capital, the next is preference. This was equity, right? This was equity. Now we talk about the preference. So preference की बात करें तो preference है 2 लाख, 2 लाख और 2 लाख. मतलब कोई increase decrease हुआ नहीं. So it will remain 100. No change as such in your this preference share capital. और अब इन दोनों का अपन करेंगे टोटल. Okay, so the total is total capital. This is 10 lakhs. This is again 10 lakhs. This is 12 lakhs. So here you will get 100 and 120.
100 आएगा ना इसका, 10 लाख पे 10 Yes, लाख sir. એટલે 100 और 12 लाख 120. पे 10 लाख એટલે 50। ओके, हम आगे बढ़ेंगे। बस ऐसे करते जाना है अपने को। जितनी भी वैल्यूज हैं बेटा, उसमें खाली एक चीज ध्यान रखने की कि अगर कैलकुलेटर में वैल्यू गलत आई तो सारी वैल्यू रॉन्ग हो जाएगी, इसलिए उसमें मार्क्स जा सकते हैं। सो यू सी टू इट कि जब आप कैलकुलेटर यूज कर रहे हो तो यू आर यूजिंग इट प्रॉपरली, क्योंकि ये इस तरह के सम में यू कैन गेन फुल मार्क्स। आप पूरे मार्क्स इसमें स्कोर कर सकते हैं इस तरह के सम में। और एक सम तो आएगा ही, फिर वो कोई भी मेथड से आ सकता है। कॉमन साइज स्टेटमेंट भी हो सकता है, बराबर, पर एग्जाम पूछेंगे कोई भी एक ही तीनों में से बेटा, बराबर। अच्छे से सम करने का प्रेजेंटेशन के साथ, बिकॉज दिस इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन द सम। सम तो हर कोई कर लेगा, लेकिन जब आप प्रेजेंटेशन के साथ करोगे तो उसकी वो जो रिलेटेबिलिटी है वो एनहांस हो जाती है। ऑलराइट, सो नाउ लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिजर्व्स एंड सरप्लस। ओके, रिजर्व एंड सरप्लस में सबसे पहले क्या है बेटा? इट इज अ बिल्डिंग फंड। बोलो, बिल्डिंग फंड में 30,000, 40,000 एंड 50,000। चलो 40/30 करो तो you will get 133.33 if I'm not wrong. So approximately you will get 133. फिर 50/30 करो तो you will get 166.67 એટલે 167. 167. फिर तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, that is 1,80,000, 1,60,000 and 84,000. So आप 1,60,000 को 1,80,000 से डिवाइड करो तो you will get 88.89. So approximately you will get 89. Then 84 divided by 47. 180 करो, yeah, 47%. So that is your total reserves and surplus. फिर इसी में नहीं लेते, फिर अपने डिवेंचर्स, ठीक है। किस, हाँ बेटा बोलो बोलो, यस यस। सर 163 125 आ रहा है। क्या? आपका आवाज कट रहा है बेटा, क्या बोल? बिल्डिंग फंड है ना सर, हाँ 167 नहीं आया, 125 आया है। कैसे 125 आएगा? 50,000 अपॉन 30,000 इंटू 100 कर तो 167 ही आएगा ना। तू 50/40 कर रही है बेटा, 50/40 नहीं करना है, 50/30 करना है। हाँ समझ में आया? क्लियर है अभी? ओके हाँ बेटा, ओके ओके ओके। नाउ द रेस्ट यू विल डू इन होमवर्क। कर लोगे ना वैसे ही सेम जैसे मैंने बताया आपको, पूरा एसेट्स लायबिलिटीज? यस सर। हाँ सर। Yes, sir. पक्का? सर समझ सम में का आ गया फोटो सबको? भेजना ना, टेक्स्ट आप बुक लोगों में को से, बुक में नहीं है। नहीं, बुक में सम नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता।